राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विकासात्मक सुधार को बढ़ावा मिला है। राजस्थान को मिला केंद्र से बड़ा वित्तीय सहयोग। शहरी विकास के लिए जारी हुए 541 करोड़ रुपए, बड़ी राशि। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 580 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। शिक्षा और शहरी ढांचे को नई गति दी जाएगी। केंद्र की योजनाओं से राजस्थान को लगातार लाभ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में विकास कार्यों को लगातार रफ्तार मिलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा, शहरी ढांचे को सुदृढ़ करने की राज्य सरकार की पूरी प्रतिबद्धता है। समग्र शिक्षा अभियान से स्कूली शिक्षा और भी ज्यादा मजबूत होगी। केंद्र राज्य की साझेदारी से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। और अब पोखरण से खबर, जहां पर जिला अस्पताल में मरीजों की जेब कटने का सिलसिला लगातार जारी है। लवा के रहने वाले मानकराम की दवाई लेते समय एक नाबालिग और युवक ने मिलकर जेब काटी। जेब में रखे करीब 10,000 रुपए और जरूरी दस्तावेजों की डायरी बदमाश लेकर के फरार हुए। घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। सच बेधड़क पर आप ये वारदात देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जेब कतरे आते हैं और जेब काट करके चले जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में जगदीप धनखड़ पहुंचे, ये खुशी की बात है। उन्होंने कहा, ये तो आप मुझे खबर दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए, अभी तक प्रकट नहीं हुए थे, ढूंढ रहे थे हम सब उनको, हम तो इंतजार कर रहे थे। राजस्थान वाले उनका, क्योंकि वो राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के हैं, तो जाहिर सी बात है कि चिंताएं भी होती है। हमारे तो व्यक्तिगत भी संबंध उनसे काफी अच्छे हैं। अब आपने मुझे तो खुशखबरी दी, तो मैं मालूम करता हूं कि वे कब मिलेंगे, क्या होगा, कहां पर मिलेंगे, यहां आएंगे या फिर हमें जाना पड़ेगा, वो अब आज आपकी खबर के बाद मैं कुछ कह सकता हूं। ये तमाम बातें पूर्व सीएम यानी कि गहलोत साहब कहते हैं। ये खबर आप दे रहे हो कि धनखड़ साहब भी प्रकट हो गए हैं। अभी तो प्रकट नहीं हुए थे, वो ढूंढ रहे थे हम सब उनको। हम तो इंतजार कर रहे हैं राजस्थान वाले उनका, क्योंकि राजस्थान आने वाले हैं। हमारे तो व्यक्तिगत भी अच्छे संबंध रहे हैं उनसे। तो अब आपने जो मुझे खुशखबरी दी है, तो मैं मालूम करता हूँ कि वो कब मिलेंगे, क्या होगा, कहाँ मिलेंगे, या आएंगे हमें। और आप खबर जोधपुर के शेरगढ़ से, जहां पर समुदाय विशेष के युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल रिकॉर्डिंग पर उपजे विवाद पर माफी मांगी है और इसका वीडियो भी जारी किया। दरअसल शेरगढ़ पुलिस थाना क्षेत्र के सोलंकिया तला गांव में सोशल मीडिया पर रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी। वायरल रिकॉर्डिंग में समुदाय विशेष के युवक ने प्रजापत समाज के लड़के और राजपूत समाज को लेकर के अपशब्द कहे थे, जिसके बाद में आक्रोशित राजपूत समाज ने शेरगढ़ पुलिस थाने के आगे धरना प्रदर्शन किया था और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की थी। तो वहीं अब समुदाय विशेष के युवक ने एक वीडियो जारी करके माफी भी मांगी है और ये माफी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी करके मांगी गई है। युवक ने राजपूत समाज को अपशब्द कहे थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं समाज के लोगों को ठेस पहुंची थी। मुसलमान सोलंकिया तला जोधपुर शेरगढ़ से तरफ से सर्व समाज सतीश कौम से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि परसों हम सभी दोस्त साथ बैठकर हत्या कर रहे थे। हमारे साथ अन्य समाज के भी लोग बैठे थे और अन्य समाज, राजपूत समाज सभी भाई बैठे थे। मैंने हंसी मजाक से कुछ राजपूत समाज का दो अपशब्द दिए, मेरा मजाक करने का इरादा। और अब खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर धान, मूंग और बाजरा की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद की मांग को लेकर के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करके प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि हर साल सरकार धान, मूंग और बाजरा की सरकारी खरीद देरी से शुरू करती है, जिससे किसानों को मजबूरी में अपने फसल व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचनी पड़ती है। और इस दौरान किसान नेताओं की जिला कलेक्टर के साथ में बैठक भी हुई, मगर कोई भी सहमति नहीं बनी और किसान नेताओं का कहना था कि अगर 15 सितंबर तक धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई तो जिले भर के किसान भारी संख्या में 15 सितंबर के बाद में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करके बड़ा आंदोलन करेंगे। आज
जो धान और मूंग बाजरे की फसल की खरीद की तारीख सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई। कलेक्टर के गेट पे प्रदर्शन किया, लेकिन जब वहां पहुंचे तो वही लिपापोती वाली बात कि हम कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। ये करने वाले कुछ नहीं है। अभी आगामी दिनों में आज ही निर्णय लिया जाएगा। आगामी दिनों में गांव में जाकर प्रचार करेंगे और लोगों को इकट्ठा करके कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। तब शुरू करेंगे जब। और अब बात भरतपुर की, जहां पर बयाना कस्बे की भगवती कॉलोनी स्थित देवनारायण मंदिर परिसर में गुर्जर समाज ने स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की जयंती मनाई। इस मौके पर समाज के लोग इकट्ठे हुए और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी और कर्नल बैसला के जीवन के संघर्षों को याद करते हुए कहा कि उन्होंने समाज को एकजुट करने और शिक्षा की अलख जगाने का काम किया। कार्यक्रम के दौरान समाज के युवाओं ने भी उनके विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। और चलिए अब आपको ले चलते हैं, कांस्टेबल भर्ती को लेकर के एक प्रेस वार्ता शुरू हुई है, जहां पर एडीजी विपिन कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और द्वितीय पारी में 2,08,907 580 सेंटरों में आयोजित की जा रही हैं। उन्हीं जिलों में है जो फर्स्ट शिफ्ट में जहां है, सेकंड शिफ्ट में वही है, वही सेंटर्स भी हैं और आइडेंटिकल नंबर भी है मोर और लेस। कल से हमने प्रवेश पत्र लाइव कर दिया है और 5 दिन पहले से हमने पहले उनको बता दिया था कौन से शहर में कौन कैंडिडेट का आने वाला एग्ज़ाम, और कल से हमने प्रवेश पत्र दे दिया। यहाँ पर हमारा कंट्रोल रूम है जो 24 आवर चल रहा है। किसी तरह की किसी की डिस्क्रिपेंसी आती है, कई बच्चे क्या होते हैं कि स्पेलिंग गलत डाल देते हैं, नाम डाल देते हैं, हस्ताक्षर कई जगह गलत हो जाती हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं, उसका हम समाधान कर रहे हैं। और जो DIT हमारी प्रवेश पत्र जारी करती है उनका भी एक हेल्पलाइन नंबर है जिस पर वो भी इसको एड्रेस कर रहे हैं। ये जो हेल्पलाइन नंबर हमने यहाँ विशेष तौर पर खोला है और मेल दिया है वो हम आपको इसमें बता रहे हैं। परीक्षा की पारदर्शिता शुचिता के लिए हमने जो कदम उठाए हैं उसकी मैं थोड़ा सा सिलसिलेवार ढंग से बताऊं कि पहली बार तो सभी परीक्षा केंद्रों के सभी रूम से लाइव फीड पुलिस मुख्यालय को आएगी। सभी जगह अनिवार्य किया गया है, कोई भी परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी कमरा बिना लाइव के नहीं है। सभी कमरों में CCTV लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम यहाँ पर हमारा काम कर रहा है। फ्रिस्किंग की 2 स्टेज है। एक स्टेज हमारी है जो हमने अपनी टीम लगाई है संख्या के हिसाब से, जो डिटेल मैनुअल फ्रिस्किंग करेंगे। उसकी गाइडलाइंस हमने बता रखा है कि क्या क्या चीज़ें फ्रिस्क करनी है और मोर और लेस जो ड्रेस कोड है, क्या चीज़ नहीं ले जाना है, वो हमने एडमिट कार्ड में डाल दिए हैं। और मोर और लेस जो PSC और SSB की जो गाइडलाइंस होती हैं एग्ज़ाम देने की मौसम के हिसाब से, उसी हिसाब से हमने जारी किए हैं। तो हमारे लोग पहले उसकी फ्रिस्किंग करेंगे, फिर जो एजेंसीज की टीम, जो टेक्निकल टीम है HHMD के साथ, वो उनकी फ्रिस्किंग करेंगे। उस फ्रिस्किंग के बाद हमने बायोमेट्रिक का प्रोविजंस रखा है, वो बायोमेट्रिक करेंगे, उनको सारा डेटा है वो बायोमेट्रिक करेंगे। बायोमेट्रिक के साथ फ़ोटो का भी मिलान करेंगे। किसी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी आएगी, वो हमारे पास कुछ आए हैं तो उसकी हम जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जब ये परीक्षा केंद्र पर बच्चे जाएंगे तो उनकी हम डिटेल करेंगे। हो सकता हो कि मशीन्स में कुछ कमियां हैं, लेकिन हम मौके पर उसकी जांच करके तसल्ली करने के बाद उनको प्रवेश दिलाएंगे। ये कई बार इम्पर्सोनेशन को रोकने के लिए ये की जाती हैं। तो हमारा बायोमेट्रिक भी है और फोटो मैच भी होगा। फोटो में हमने एडमिट कार्ड में 2 तरह के फ़ोटो दिए हैं। एक तो उन्होंने फ़ोटो अपलोड किया है अपने से, वो पुराना हो सकता हो, लेकिन अब हम DIT भी कर रही है और दूसरे एग्ज़ाम से हम एक लाइव फ़ोटो ई-मित्रा से लेते हैं। तो उसमें और जो मौके पर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 3 महीने का फ़र्क है, तो बहुत चेंजेज नहीं आते। कई बार बच्चे 4 साल पुराना फ़ोटो डाल देते हैं और मौके पर दिक्कत आती है। तो फ़ोटो मैच से भी हम उसको चेक करेंगे। फिर बायोमेट्रिक के बाद अगला जो चरण है वो हम सभी सेंटरों पर जैमर लगाए हैं ताकि किसी तरह की जो मोबाइल डिवाइस के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से जो दिक्कतें आती हैं और जो समस्या आती है उससे बचा जा सके।
फुल प्रूफ करने के क्रम में अगला कदम है कि किसी को भी, इवन सेंटर सुपरिटेंडेंट और हमारे वरिष्ठ अधिकारी तक को, किसी को भी परीक्षा केंद्र के अंदर स्मार्टफोन ले जाने की अनुमति नहीं है। सभी जो मैसेज पास ऑन होगा, जो भी उनको कोड दिया जाएगा, एवरीथिंग, वो हमने व्यवस्था करी है कि जो कीपैड मोबाइल है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास, जो कीपैड पुराना मोबाइल होता था वही है, उसी ग्रुप से जो हमारी राजस्थान पुलिस का जो प्लेटफॉर्म है उनसे सूचित करेंगे जो भी हमें मैसेज गोपनीय सूचना देनी है। तो स्मार्टफोन्स की प्रवेश किसी को भी नहीं है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को भी नहीं है, हमारे लोगों को भी नहीं है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो सेक्टर प्रभारी वगैरह, एडिशनल एसपी जो भी जाएंगे वो भी इसकी पालना करेंगे, वो भी काउंटर पर जमा कराएंगे और फिर अंदर जाएंगे, चेक करेंगे और फिर वापस आएंगे, ताकि हम अब खुद ही इसकी नियम की पालना करें। सभी को पहचान पत्र दिए गए हैं। पुलिस के कर्मचारी जो अंदर ड्यूटी देंगे, 2 ही लोगों को ड्यूटी देने के लिए अधिकृत किया गया अंदर, बाकी तो बाहर रहेंगे। एक जो कंट्रोल रूम जहां हर एक सेंटर पर होगा, जहां प्रश्न पत्र 1 घंटे आधा घंटे के लिए रहेंगे, वहां सीसीटीवी होगी, वो 1 घंटे की पूरी फीड कंट्रोल रूम में आएगी, उस समय हम वही मॉनिटर करेंगे। वहां पर हमारा एक आदमी होगा, एजेंसी का एक आदमी होगा और सेंटर सुपरिटेंडेंट होगा। तीनों की जिम्मेदारी है कि वो उसकी सुरक्षा में रहे और नियमानुसार वो खुल के कमरे तक जाएं। प्रश्न पत्र पैकिंग की जो है वो फुल प्रूफ है, लाइन स्तर की उसकी पैकिंग है, उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती। हर एक बुकलेट इंडिविजुअल इन्वेलप में बंद है, फिर वो मल्टी पैकिंग करते 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 कई तरह की, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले एसएसबी ने भी दिया, मोर और लेस उससे के बराबर और कहीं ज़्यादा भी है, वो हमने उसको सुरक्षित करने का। कंट्रोल रूम हमारा जो कोषागार है, सारे सामान जो प्रश्न पत्र है हमारे 21 जिलों पर पहुंच गए हैं, वहां पर सीसीटीवी अंदर और बाहर लगी हुई है, उसका कंट्रोल रूम चालू है और यहाँ 21 जिलों की फीड आ रही है, 3 दिन से उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अब वो किसी भी परिस्थिति में नहीं खुलेगी बिना मुख्यालय के आदेश के, और ऐन मौके पर ही उनको बताया जाएगा कि ये कौन सी प्रश्न पत्र सेंटर पर जानी है। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, वो हम अभी आपको शेयर नहीं करेंगे कितने ऑप्शंस हैं, तो वो हम उसी समय बताएंगे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले, और जो खोलने का समय है उस समय भी हम उनको गोपनीय सूचना देंगे, तभी वो खुलेगी। ट्रेजरी से कंट्रोल रूम तक ले जाने के लिए हर एक सेंटर पर एक गाड़ी और उसमें एक सीकर के लक्ष्मणगढ़ से, जहां पर सीकर सांसद कामरेड अमराराम आज 1 दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए हैं, जहां पर पंचायत समिति सभागार में आमजन की समस्याओं को लेकर के जन सुनवाई उन्होंने की। जन सुनवाई के दौरान लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति विकास अधिकारी के अलावा ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वहां पर नदारद थे, और इस दौरान सांसद कामरेड अमराराम ने जन सुनवाई के दौरान ग्रामीण इलाकों से आए ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और जल्द ही समाधान करवाने की बात कही। स्मार्ट मीटर भी लोगों को लूटने के लिए है। मैं समझता हूँ कि पूरी की पूरी बिजली को इन बड़ी बड़ी टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी को देने के लिए स्मार्ट मीटर की योजना लेके आए हैं, और किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि आज लाइन खड़ी करने का या दूसरे काम जीएसएस चलाने का तमाम ठेके दे दिए। अब पूरी की पूरी बिजली भी स्मार्ट मीटर लगा करके अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला को देना चाहते हैं, और वो आवश्यकता की वस्तु हो गई। आज बिजली होगी तो आटा मिलेगा, बिजली होगी तो पानी मिलेगा, बिजली होगा तो मोबाइल चलेगा। इसलिए जो कोशिश ये सरकार कर रही थी, पहले भूमि अधिग्रहण लेके आई, फिर काले कानून लेके आई, उन दोनों में पीछे हटना पड़ गया, तो अब बिजली को निजी हाथों में देने का प्रोग्राम लेके आई है। ये इस देश की जनता किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देगी। स्मार्ट। और अब राजधानी की खबर, जहां पर बगवाड़ा विद्यालय के प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के विशेष अधिकारी ने दिए हैं। जयपुर के विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री के विशेष अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता सुबह निकले थे निरीक्षण पर, और सुबह 7:45 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दौलतपुरा, आमेर और जयपुर के स्कूल में पहुंचे। प्रार्थना सभा की समाप्ति के बाद में ओएसडी ने विद्यालय की स्टाफ उपस्थिति पंजिका का निरीक्षण किया। विद्यालय में कुल 19 स्टाफ कार्यरत थे, जिसमें से 11 उपस्थित मिले और शेष विभागीय कार्य से अनुपस्थित पाए गए। इसके बाद में विशेषाधिकारी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगवाड़ा और
चौंप पहुंचते हैं। वहां पर बच्चे खुले मैदान में जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे। चौंप में स्कूल में 23 का स्टाफ पद, जिसमें से केवल 8 ही विद्यालय में मौजूद रहे। और अब अतिक्रमण की बात करते हैं, जहां पर अतिक्रमण और अनियमितता को लेकर के किसानों के एक समूह ने डूंगरपुर में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसानों ने मंडी में व्यवस्थाओं में सुधार करने और अतिक्रमण को हटाने की मांग की है। साथ ही कृषि उपज मंडी में पुलिस सुरक्षा लगाने, सब्जी व्यापारी को निर्धारित चौक में बैठने, सिर्फ लाइसेंसधारी सब्जी विक्रेताओं को बैठने की मांग की गई है। सर, हम किसान हैं। कृषि उपज मंडी में बिल्कुल अव्यवस्था है और बिल्कुल अतिक्रमण कर रखा है। मंडी परिसर गेट से किसान चबूतरे तक किसान के जाने की और दूसरे व्यापारी गण भी जो सब्जी खरीदने आते हैं वो भी नहीं जा सकते हैं और गाड़ी पार्किंग की जगह पे नहीं और मेन रोड पे ही गाड़ियाँ आड़ी मार करके और खड़ी कर देते हैं। और फ्रूट्स व्यापारी हैं जो अपनी गाड़ियों को पार्किंग की। और अब बात डूंगरपुर की करते हैं, जहां पर जिला मुख्यालय पर आदिवासी समन्वय समिति की तरफ से राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को 32 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें आदिवासी क्षेत्र में बहने वाली नदियों में जल आरक्षण, प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र में आरक्षण, आदिवासी के लिए अलग से धर्म कोड सहित कई मांगों को लेकर के नारेबाजी की गई। बीएपी के फाउंडर मेंबर कांतिलाल रोत ने कहा कि आदिवासी को धार्मिक कॉलम कोड इशू किया जाए, आदिवासी की भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। ज्ञापन देते समय बीएपी के नेता बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं सच बेधड़क पर कि किस तरह से बीएपी के तमाम नेता यहां पर खड़े हुए हैं और 32 सूत्री इनकी मांगे हैं, जिनको लेकर के ज्ञापन इन्होंने सौंपा है। और अब बात राजधानी यानी कि जयपुर की करेंगे, जहां पर पुलिस ने डीसीपी वेस्ट हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि लालचंदपुरा निवारू रोड स्थित सियाराम मैरिज गार्डन में कुछ संदिग्ध लोगों का महंगी कीमत के सामान का कूपन देकर के सस्ता प्रोडक्ट देकर आम जनता को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने फेरी लगा करके सामान बेचने वाले 37 संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 13 वाहन भी जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है। और अब बात चूरू के रतनगढ़ की, जहां पर 26 दिनों के बाद में कब्र से निकाला गया है शव। मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाया। वार्ड नंबर 21 का रहने वाला है महबूब खान, जिसकी मौत हुई थी। पोस्टमार्टम करवाए बगैर ही शव को दफना दिया गया था। मृतक के बेटे यानी कि इमरान ने कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया। ननिहाल पक्ष के 12 लोगों के खिलाफ यह मामला दर्ज हुआ था। मेडिकल टीम और सीआई दिलीप सिंह में पुलिस जाब्ता इस दौरान मौजूद रहे। पुलिस ने पूरे मामले की तहकीकात शुरू की है।